हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस सेट सन 2020 का पहला सेट है जिसका कोड है एक्स जेड और सेट कोई भी हो, चाहे वो अग्रवाल का हो या अग्रवन का या एचएम का। बस आपको कोड याद रखना है और कोड के आधार पर ही अपने सेट को मैच कर लेना है। तो आज की क्लास में आपको प्रश्न नंबर 6 और 7 यानी कि इस सेट को एंड करवा देंगे। तो आज की वीडियो में चलेंगे सिर्फ दो ही प्रश्न, एक प्रश्न नंबर 6 और उसके खंड कराएंगे, फिर उसके बाद में आएगा प्रश्न नंबर 7। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है, पहले वीडियो को लाइक कर ले और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए आज का वीडियो। और आज के वीडियो में प्रश्न हल करवाएंगे प्रश्न 6 और 7, लास्ट प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न आपका है 5 अंक का। और बहुत ही सावधानी से देखिए कितने आसान प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया कि 2.5, इसको पढ़ लेते हैं सही से। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी कि C2H5CH3COOH एसिटिक अम्ल को बता रहा है। एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता में सबसे पहला क्वेश्चन है पार्ट्स पर मिलियन, दूसरा है मोल अंश और तीसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, चौथा है मोललता की गणना कीजिए। और दिया गया है 75 ग्राम बेंजीन होती है 85.6 ml के बराबर। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले लिखते हैं कि जो कम वेट दिया गया होता है, जो कम भार होता है वो बिले का भार होता है। तो बिले लिखेंगे सबसे पहले, बिले, और बिले का नाम है एथेनोइक अम्ल। तो उसका फार्मूला सीधा लिख लेते हैं CH3COOH का भार। और भार को हम लिखेंगे यहां पर, देखिए स्मॉल w बनाए या W1 लिख लें, बात एक ही है। तो W1 बराबर है आपका 2.5 ग्राम। इसके बाद में जिसमें ये एथेनोइक अम्ल घोला गया है वो है आपकी बेंजीन, तो ये हो जाता है आपका विलायक। और बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं C6H6 होता है। और इसका भार है W2 लिखना है इसको, या कैपिटल W बना ले, W2 लिखें या कैपिटल W बना ले। और इसका है 75 ग्राम। 75 ग्राम इतना वेट है जो एसिटिक अम्ल का, जिसे हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं, उसको 2.5 ग्राम को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया। और बेंजीन का जो घोलने पर हमें ज्ञात करना है सबसे पहला क्वेश्चन बिलियन का पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद मोल अंश पर द्रव्यमान प्रतिशत, और उसके बाद में मोललता को ज्ञात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन को हम एक शब्द में बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसके लिए फार्मूला होता है ppm बराबर बिले का द्रव्यमान, ये हो गया बिले का द्रव्यमान बटे बिलियन, नहीं सॉरी बिलियन नहीं लिखेंगे इस समय। 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है तो बिलियन के जगह पर यहां पर विलायक जो भी है उसको लिख देंगे बिलियन का द्रव्यमान, यानी कि 75 ग्राम बेंजीन में घुला है तो टोटल बिलियन इतना ही बना है। तो बिलियन का द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान चाहिए हमको ml में इंटू 10 की पावर 6, यानी कि 1 मिलियन में 6 जीरो होती है। 1 मिलियन में 1 के पीछे 6 जीरो होती है, यानी कि 10 लाख या बोलेंगे 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या बिलियन की ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। तो 10 की घात हमने 6 लगा दिया। अब हम देखते हैं विलेय का द्रव्यमान कितना है, कितना दिया गया आपको 2.5, और बिलियन का आयतन वो भी ml में चाहिए। तो 75 ग्राम बेंजीन किसके बराबर होती है, 85.6 ml के बराबर होती है। तो यहां लिखेंगे 85.6 इंटू 10 की पावर 6। हल कर लेंगे पहला, तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और बराबर कर देंगे। ऊपर है 25
इंटू 10 की पावर को हम 6 में जीरो में बदल देंगे। 3 6 जीरो हो गए और नीचे लिखेंगे 8.5। अब हम इसको काटेंगे। 25 पचम 25 और 5 एकन 5 और 3 बचते हैं इसमें, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5। अब आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकन 5 और 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, इतने ही साफ ऐसे ही लगाकर आएंगे आप क्वेश्चन 1 7 1। अब इसका हम डिवाइड कर लेंगे तो 50 लाख में आपको डिवाइड करना है। 6 जीरो हो गई हैं, कितना? 171 का। तो 171 दूना कर लेंगे पहले, तो 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14, 2 एकन 2 और 1 3। अब इसमें से हम करेंगे भाग लगाएंगे, इसको घटाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर बचेगा 8 और यहां पर बचेगा आपका 9 में से 4 चला जाएगा 5 बचेगा और यहां पर बचा हुआ है 4, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। अब इसके बाद में एक जीरो और उतारेंगे और 9 बार ये भाग चला जाएगा। 9 एकन 9 और 9 सत्ते 63 की 3 हासिल आएंगे आपके 6। 9 एकन 9। ज़्यादा आगे बढ़ रहा होगा तो आपको बता दें 171 का डिवाइड लगा रहा है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो ये 171 का डिवाइड लगा रहे हैं हम। अगर आप चाहें तो थोड़ा रफ भर के इस तरफ कर लेते हैं, क्योंकि दिखना पिछले वीडियो में कुछ ऐसी सी गलतियां हो गई हैं, क्योंकि यहां साइड में दिख नहीं रहा था आपको, तो आपको दिखने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरफ डिवाइडेशन लगाएंगे। तो लिखते हैं कितने हैं? 50 लाख हैं। ये हो गए, 6 जीरो लग गए और आपको लगाना है 171 का डिवाइड। यहां पर दिया गया है तो 2 एकन 2 और 2 सत्ते 14 और 2 एकन 2 1 3। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 1 पॉइंट की जीरो डालेंगे और ये 9 बार लगभग भाग चला जाएगा। तो 9 एकन 9 9 सत्ते 63 की 3 और 9 एकन 9 और 6, 9 और 6 होते हैं 15 और आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 7 में से 3 चले जाएंगे, 4 बचेंगे और ये सभी खल्लास हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 इतना आ जाएगा, फिर आपका 2 बार चला जाएगा भाग। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 बार जाने पर 342। अब इसको हम क्या करेंगे? 342 को हम यहाँ पर घटाएंगे तो बचेंगे आपके 8। 8 बचने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा? 10। 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे और ये सब कट जाएगा। फिर पॉइंट की जीरो कितनी उतार ली है? 1 2 उतार ली है, तीसरी उतारेंगे। अब ये भाग लगभग कितनी बार देखते हैं? 4 बार देखकर। तो 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगे 2 और 4 एकन 4 और 2 6, ज़्यादा हो जाएगा, ये लगभग 3 बार भाग जाएगा। तो हम लगाते हैं तो 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21 और 3 एकन 3 और 2 5। तो यहाँ पर 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 167। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 9 बार भाग चला जाएगा। जीरो कितनी उतार ली है? ये तो पहले 3 कट हो गई, 1 उतार ली यहाँ पर, दूसरी उतारी यहाँ पर, तीसरी उतार ली यहाँ और चौथी उतार ली यहाँ पर। अब हम भाग लगाएंगे तो लगभग चला जाएगा कितनी बार? इसके आगे हम लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाने पर भाग हो जाता है 1539 और 1539 को 1670 से घटाएंगे। 1539 को देखिए जगह कम है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएंगे 3 और ये 1 बचेगा, इकट्ठा कट जाएगा। अब हम पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे तो लगभग ये 8 बार भाग जाएगा। तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। मिला लें अपने, मैच कर लें। 2 29 23 9.8 पर मिलियन। क्या लिखेंगे आगे? ग्राम पर मिलियन, ग्राम पर ppm, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि इसको लिखेंगे कि ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया है कि इतना ही आंसर आपका आएगा। ये पहले से आप चेक कर लें इसमें से अपने अनसॉल्व पेपर में। पार्ट्स पर मिलियन ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, वो भी ml में,
और इंटू 10⁶ यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 10 लाख के लिए हम 10 की घात 6 लगा लेते हैं और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो हम घातों को जीरो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपका आंसर पहला सॉल्व हो गया। जल्दी से इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर ले और इसका आंसर आया है कितना आया है 29,23,9.8 ग्राम पर मिलियन। आगे लिखेंगे पर मिलियन, आ गया आपका आंसर। अब उसके बाद में आपको निकालना है मोल अंश। सेकेंड स्टेप देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, 5 अंक का, ऐसे आपको नहीं मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी और किसी में बिल्कुल ही इजी तरीके से आपको हल करना होगा और आंसर आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको हल करना है क्या, मोल अंश। पहले इसको नोट कर लें अच्छे से और उसके बाद में हम इसको रब कर देते हैं और आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए इसको रब करते हैं, जब तक वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। तो अब आ जाते हैं और इसको रफ वर्क को हटा देते हैं, जगह कम है इसके लिए इधर उधर करना पड़ता है। तो हर एक स्टेप को हम हल करेंगे। अगला होता है मोल अंश। तो दूसरा पॉइंट आपको हल करना है मोल अंश। मोल अंश, मोल अंश को हल करना है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। तो मोल अंश के लिए हमें मोलों की संख्या चाहिए, उससे पहले हमें मोलों की संख्या के लिए हमें मोल निकालने होंगे, क्योंकि मोलों की संख्या के लिए हमें चाहिए होंगे विलेय के मोल और विलायक के मोल। विलेय और विलायक दोनों के मोल चाहिए होंगे और विलेय विलायक के मोल निकालते हैं तो भार में अणुभार, यानी कि विलेय के भार में विलेय के अणुभार का भाग लगा देते हैं तो हमें मोलों की संख्या पता हो जाती है। तो सबसे पहले लिखते हैं, विलेय का भार दिया गया है, विलेय CH3 COOH का अणुभार निकालिए। कार्बन के 12, एक कार्बन के, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन 3 है, 3 हो जाता है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, फिर कार्बन के आ जाते हैं 12, फिर 12 और उसके बाद में 2 ऑक्सीजन परमाणु और है तो 16 इसके तो 32 हो गए और एक हाइड्रोजन का टोटल जोड़ लें तो कितना हो जाएगा। तो टोटल जोड़ने पर आपका हो जाएगा 1 और 2 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल आए 1। अब उसके बाद 3 1 4, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 60 ग्राम पर मोल होता है। एक बार फिर जोड़ लें, 12 3 15, 15 और 12 27, 27 और 1 28, 28 और 32 हो जाते हैं 60 ग्राम पर मोल। ये प्रति मोल हो गया। अब निकालेंगे विलेय के मोल। विलेय के मोल, इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और लिखते हैं भार बटे अणुभार। अणुभार, तो भार बटे अणुभार, भार कितना विलेय का है 2.5 और अणुभार कितना निकला है 60 यानी 60। तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे, यहां पर 600 कर देंगे। अब हमें 600 का भाग लगाना होगा। अब यहां हम काटते हैं 25 सेकंड 25 और 25 चक्कू 100 होते हैं तो हम एक बार में लिख देंगे 25 बारहम, यानी कि 12 पंचे 60, या अगर आप टुकड़े में काटना चाहते हैं तो टुकड़ों में काट लीजिए। 600 हो गए तो यहां पर 25 25 और 5 एकन 5 और बचा 1 है, 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 0। तो यहां पर लिखेंगे 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 और यहां पर बचेंगे 5 चक्कू 20, यानी 24 बार भाग जाएगा। 1/24 आया है आंसर, इसका आया 1/24। तो 24 आया है, एक का 24 में भाग देंगे और हम मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो आ जाएंगे 1 में 24 का भाग देना है, भाग नहीं जाएगा, भाग खाए बिंदी लगाएंगे, इसकी पॉइंट की 0 बढ़ाएंगे। अभी भी भाग नहीं गया तो भाग खाए बिंदी और पॉइंट की 0। तो यहां पर 25 चक्कू 24, 25 चक्कू 100 होते तो 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, पॉइंट की 0, यानी कि 24 दूना 48, ये बचेगा आपका 0.41, यानी कि 0.041 आया स्मॉल n। इसको हम लिखेंगे 0.041 स्मॉल n आ गया।
मोलों की संख्या आ गई। अब लिखेंगे हम विलायक का अणुभार, क्या निकालेंगे, इसको 24 को यहां लिख दें, तो यहां पर लिखेंगे आप, तो लिखेंगे विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। विलायक, और विलायक आपका है क्या, विलायक लिख के चलें, विलायक C6H6 का अणुभार, अणुभार कितना होगा, इसे हम कैपिटल, अभी तो अणुभार निकाल रहे हैं तो सिर्फ इसको ऐसे ही डिनोट करेंगे। तो यहां पर क्या है, कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन में एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन में 12 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीपल करने पर 12 छंग 72 हो जाएंगे, और प्लस में कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन का अणुभार होता है एक, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 का हमें मल्टीपल करना होगा, तो 12 छंग 72 और प्लस 6 कन 6, तो टोटल आया 78 ग्राम पर मोल। अब हम निकालेंगे विलायक C6H6 के मोल, तो लिखाएंगे भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, तो भार आपका कितना दिया गया है यहां पर देख लीजिए, और ये मोल होते हैं, इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से, तो भार आपका दिया गया है 75 ग्राम, और अणुभार आपका निकला 78, ये ग्राम होता है, ये ग्राम प्रति मोल होता है, आप ऐसे काट के देख लें, ग्राम से ग्राम और ऊपर जाएगा मोल, तो मोल ये जो भी आएगा नंबर वो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 78 का 75 में डिवाइड लगा देना, तो कैपिटल एन निकल आएगा, तो 75 का 78 में डिवाइड लगाना, 78 का 75 में डिवाइड लगाना है, तो भाग नहीं जाएगा इसका, डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट कर लेंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। अब ऐसा कुछ करना है कि हम पढ़ते हैं 6 सत्ते 6 बार लगभग देते हैं, तो 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल आएंगे इसके 4, और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 42 और 4 46 होते हैं, बहुत कम है। अभी और आगे बढ़ते हैं, 8 बार देखते हैं, 8 अट्ठे 64 की 4, 8 सत्ते 56, 64 की 4 हासिल लगे 6, 8 सत्ते 56 यानी के 6 6 12 की 2 और 1 हो जाएगा 62। अभी भी तो 9 बार देखते हैं, अभी और बढ़ सकता है, 9 अट्ठे 72 की 2 और 9 सत्ते 63 और 7, 63 और 7 70, कितने हो जाएंगे 70, तो आपका भाग चला जाएगा कितनी बार, देखिए 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल आ जाएंगे आपके 7, 9 सत्ते 63 और 7 होते हैं 70, ये चला गया, और बचा आपका 48 48, पॉइंट की 0 बढ़ाएंगे तो यहां पर हमें भाग देना होगा, लगभग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार देखते हैं, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल लगे 3, 4 सत्ते 28 और 3 31 हो रहे, अभी 5 बार देखते हैं, तो 5 अट्ठे 40 की 0 4 हासिल आएंगे, 5 सत्ते 35 और 4 39, अब आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 4 39 हो गया, तो ये कितना आएगा 0.95, तो इसका आया है कैपिटल एन की वैल्यू 0.59। अब तो ये हमने मोल निकाल पाए हैं, क्या निकाल पाए हैं, मोल, और हमें निकालना है मोल अंश। मोलों की संख्या हमें 2 प्राप्त हो गई, एक ये है और दूसरी ये हो गई है, तो हमें मोलों की संख्या इतनी इतनी प्राप्त हो गई, ये स्मॉल n की वैल्यू है और ये कैपिटल n की। अब हमें निकालना है मोल अंश, बस यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ज्यादा सॉल्व करना है, बाकी इजी है कुछ नहीं इसमें, बस क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो दूसरा क्या है, मोल अंश निकालना है। अभी हमने मोल ज्ञात कर लिया और मोल को याद रखें, हमें n बराबर मिल चुका है 0.041 और कैपिटल N बराबर हमें मिल चुका है 0.95, और इसको रब कर देते हैं और अब निकालते हैं मोल अंश। मोल अंश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके निकालेंगे। 2 मोल अंश निकालने हैं आपको, तो निकालेंगे बिले क्या
मोल अंश, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश निकालेंगे तो कैपिटल एक्स बराबर लिखेंगे विलेय, और विलेय पदार्थ आपका क्या है, एथेनोइक अम्ल, और लिखेंगे स्मॉल एन, यानी कि विलेय है छोटा तो स्मॉल एन ऊपर लिखेंगे और नीचे संपूर्ण विलयन के मोल अंश लिख देंगे। अब इसके लिए हमें हल करना होगा, तो स्मॉल एन कितना है 0.041 अपॉन नीचे कितना लिखेंगे 0.041 प्लस 0.95। उसके बाद आपको लिखना होगा विलायक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोल अंश निकल आएगा। विलायक का मोल अंश, मोल अंश, तो विलायक का मोल अंश कैपिटल एक्स लिखेंगे और इसके सफिक्स में लिखेंगे विलायक, और विलायक में जो विलायक के मोल है वो ऊपर रहेंगे, यानी कि कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। संपूर्ण विलयन के मोलों की संख्या से जब हम उस किसी के विलय के मोलों में हम भाग लगा देते हैं तो उसका हमें मोल अंश ज्ञात हो जाता है। तो यहां पर देखिए अब हम किसको रखेंगे 0.95 को पर रखेंगे और 0.414 प्लस 0.95 को हम नीचे रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर दें, दोनों को सॉल्व कर दें तो हमें मोल अंश मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं 0.041 और यहां पर कितना 0.95, इसको 0 बढ़ाकर हल कर लेते हैं तो 99 और 0.9, तो टोटल नीचे कितना आएगा 0.041 अपॉन, इसे छोटा लिख देते हैं थोड़ा सा, तो यहां पर लिखेंगे 0.991 हो गया। अब इसको हमें तो ये पता चल गया नीचे वाला कितना है 0.991, तो इसको लिख लेते हैं यहां पर रफ करके 0.991, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो बचा है 41/991, और यहां पर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो यहां पर डबल जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 950/991। अब हम इनमें इसका डिवाइड लगा देंगे, दोनों मोल अंश निकल आएंगे, एक तो विलेय के लिए मोल अंश और दूसरा विलायक के लिए। अब डिवाइड लगाना होगा, इसको रफ करते हैं और रफ कार में इसको हम यहीं पर बता देते हैं। सबसे पहले हमें लगाना होगा 41 में डिवाइड 991 का, भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदी लगाएंगे, पॉइंट की 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा तो एक बार 0.4100, ऐसा 4 नेम 36 होते हैं तो 4 नेम 36 और 3 4 बार चला जाएगा, कितना आएगा 0.04, बस इतना ही वैल्यू आप रख लें। देखिए 4 एकन 4, 4 नेम 36 की 6 हासिल आए 3, 4 नेम 36 और 3 37, लगभग इतनी बार जाएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर बस इतना ही लिख लें, पॉइंट के 2 अंकों तक आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो पहले वाले का आंसर आएगा 0. नीचे यहां पर लिखे देते हैं इसका, जब भाग लगाया तो हमारा आंसर आया 0.04, पहला मोल अंश, ये जो है पहला मोल अंश थोड़ा अंदर की ओर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के लिए हम लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा देखते हैं। दूसरे के लिए हम आंसर लगा रहे हैं तो क्या होगा 950 में हमें भाग लगाना है 991 का, भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदी लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो हो गया 9500, कितना हो गया 9500 और यह है 991, तो 9 दूनी 18, तो लगभग देते हैं हम, भाग लगा दें इसमें 5 बार, तो 5 एकन 5 और 5 नेम 45 की 5 हासिल लगे 4, 5 नेम 45 ज्यादा अभी नहीं जाएगा, अभी और बढ़ाना होगा, तो हम लगभग इसमें करते हैं 7 बार, तो 7 एकन 7 और 7 नेम 63 की 3 हासिल आएंगे 6, 7 नेम 63 और 3 अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर 9 बार ही देख लेते हैं, तो 9 एकन 9, 9 नेम 81, 9 नेम 81 और 8, 9 नेम 81 और 8 हो जाते हैं आपके 89 हो जाते हैं, और यहाँ पर आपका डिवाइड चला जाएगा, कितनी बार, यहाँ कितने बच्चे 9 बार डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर 0.9। अभी और दे लेते हैं एक बार और 1 पॉइंट तक और निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा
9 में से 1 गया, बचेगा 8, यहाँ 14 में से 9 जाएंगे 5 बचेंगे और यहाँ पर कट जाएगा पॉइंट की 0। तो हम लगभग इसे 6 बार भाग दे लेते हैं तो आएगा 0.96, 0.96 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों के मोल अंश निकल आए हैं। पहले ये है विलेय पदार्थ के मोल अंश और दूसरा है विलायक का। अब जल्दी से इसको नोट कर लें और हम लगाते हैं दूसरा, द्रव्यमान प्रतिशत। हमें निकालना होगा द्रव्यमान प्रतिशत, किसका कितना द्रव्यमान है। तो जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लेते हैं और फिर हम रब करके अगला क्वेश्चन हल करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, मोलों की संख्या बस याद रखें 0.04 आई थी, 0041 आई थी। तो इसके आगे हम लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। थर्ड पॉइंट आपका है द्रव्यमान प्रतिशत। आपको क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला मालूम होना चाहिए। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान, यानी विलयन जो है 77 जो 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया वही है आपका। तो विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो आपको लगाना होगा विलेय का द्रव्यमान कितना है 25 ग्राम और विलयन का कितना है 75 ग्राम इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, एक 0 से एक 0 काट देंगे तो एक यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 250 में 75 का डिवाइड लगाना है। तो 75 का डिवाइड हमें 250 में लगाना है। तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, एक 22 हो जाएगा। 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, एक 22, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर आपका बचेगा 2 और ये कट जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 33। ये हमेशा चलता रहेगा। तो आपका आंसर आएगा 3.33%। आप अपने मैच कर सकते हैं किससे, अनसॉल्व पेपर से। अब लास्ट क्वेश्चन रह जाता है मोललता की गणना कीजिए। तो मोललता की गणना करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, विलेय के मोल। और विलेय के मोल आपको मालूम है कितने थे, 0.0141। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोललता। चौथा क्वेश्चन आपको हल करना है। तो क्या बताया, मोललता स्मॉल m। तो स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोल बटे, आपको लिखना होगा विलायक का द्रव्यमान, और वो भी चाहिए होता है आपको केजी में, किलोग्राम में। तो मोललता के विलेय के मोल कितने थे, 0.041 और उसके आगे विलायक का द्रव्यमान कितना आपको दिया गया है 75 ग्राम। तो 75 ग्राम। अब इसको हमें चाहिए केजी में, ये किस में दिया गया, ग्राम में। इसको केजी में बदलने के लिए हमें 1000 का डिवाइड लगाना हो, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका 41/175 बचेगा। मल्टीपल कर लेंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लेते हैं 0.041 इंटू 1000 अपॉन 75। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 3 अंकों बाद जब पॉइंट भागेगा तो आपका बचेगा 41/75। 41 में 75 का डिवाइड लगाइए, भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदु पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 5 बार देते हैं, 5 पचम 25 की 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। अब आएगा कितना 5, यहाँ पर 10 में से 3 चले जाएंगे और ये कट जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। लगभग ये 4 बार जाएगा तो आपकी मोललता कितनी निकलेगी, 0.054 मोल प्रति किलोग्राम। कितनी, मोल प्रति किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन हल हो गया। जल्दी से जल्दी नोट कर लें इसको अपनी नोटबुक पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अथवा में दिया गया बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल में लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसको हल करना पड़ेगा।
कई स्टेपों में लगाना है तो कई स्टेपों में भाई लगाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट है, शॉर्ट कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। तो कैसा लगा पहले ये कमेंट करना जरूरी है, और लाइक तो वीडियो को जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करते हो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से अनसॉल्व पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट बनना चाहते हैं, यानी कि टॉपर ऑफ द बैच बनना चाहते हैं, या टॉपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या मंडल में टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए और इस पर सीखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। एथिलीन ग्लाइकोल को, यानी एथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है बिलियन के हिमांक अवनमन, यानी कि हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। ये तो आप जानते ही हैं कि 600 ग्राम में 45 ग्राम एथिल ग्लाइकोल को मिलाया गया, तो हमें सबसे पहले मोलरता निकाल लेनी होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज है, बिले, बिले C2H6O2 का भार W1 है आपके सामने 45 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में विलायक क्या आपका जल, विलायक यानी कि विलायक, तो यहां पर ये बिलियन में घोला गया है तो यहां पर इसको ही बना रखते हैं। उसके बाद में जब जल की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, मिलाया जाता है तो ये बिलियन टोटल कितना बन जाता है, 600 ग्राम बन जाता है। ये आपके सामने जो दिया गया है वो है बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, और इसमें मिलाया जाता है तो ये हो जाता है आपका 600 ग्राम। अब हमें निकालना होगा एथिल ग्लाइकोल का मोलरता, यानी कि पहले में मोल अंश चाहिए होंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि इसमें कितना हिमांक अवनमन हुआ और हिमांक में कितनी गणना करनी है, कितना इसका हिमांक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बिले C2H6O2 का अणुभार, अणुभार। तो बिले में पहले कार्बन 12 है तो 12 दूनी, यानी कि कार्बन 2 है और एक कार्बन के लिए अणुभार 12 होता तो 12 दूनी 24, और हाइड्रोजन 6, एक हाइड्रोजन का 1 होता, 6 हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूनी 32, टोटल आप जोड़ेंगे तो 6, 2 8 और 4 12 की 2 3 और 2 5 और 1 6, 62 ग्राम पर मोल निकलता है। अब निकालेंगे बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता कितनी हो जाएगी आपके सामने होगी, बिले के मोल, क्या लिखेंगे, बिले के मोल अपॉन बिलियन का आयतन, आयतन चाहिए वो भी हमें लीटर में, किसमें चाहिए, लीटर में, और जबकि ये किसमें दिया गया, ग्राम में, किलोग्राम में, ml और लीटर बात एक ही होती है। तो ठीक है, यहां पर लिखते हैं बिले के मोल। सबसे पहले हमें बिले के मोल निकाल लेने होंगे तो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका फार्मूला। तो बिले के मोल निकालने के लिए बिले के मोल, मोल बराबर होता भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार आपको पता है कितना दिया गया, 45 ग्राम 45, और आपका अणुभार है 62, ये होता है ग्राम और ये होता है ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम से ग्राम कट गया और इसको भाग लगाएंगे तो 45 में आपको 64 का भाग लगाना है, 62 का, तो यहां पर भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदु पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले 7 बार, 7 दूनी 14, 7 छंगा 42 और 1 43, तो बचा कितना 6, और यहां पर बच जाएगा 1, तो पॉइंट लगाएंगे तो 3 बार, तो 3 दूनी 6 और तिछाक 18 हो जाएगा, लगभग 3 बार चला जाएगा ये। तो यहां पर बचेगा आपका 0 पॉइंट, कितना आया 0.73 मोल, ये आ गया। अब इन मोलों को हमें बिले के मोल की जगह पर रखना है, और बिलियन का आयतन पहले से दिया गया, द्रव्यमान कितना है 600 ग्राम। तो चलिए लगाते हैं मोलरता यम बराबर बिले के मोल कितने हैं 0.73, और बिलियन का द्रव्यमान कितना है 600 ग्राम, और हमें
क्वेश्चन ये कहता है कि हमें लीटर में चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड लगाएंगे। तो इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, इक्वल करके लिखना है, तो ये 10 ऊपर चले जाएंगे, तो 0.73 इंटू 10/6 बचा। तो इसको यहां पर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 7.3, 0/6। तो भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 7.3 में, तो यहां पर 6 कन 6 बच्चा कितना, 1 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की 0 और 6 दूनी 12, लगभग कितना आएगा 1.2 ग्राम। तो इसका आंसर आएगा 1.2 ग्राम प्रति लीटर या किलोग्राम, प्रति लीटर या किलोग्राम। अब हमें निकालना होगा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन के लिए आपने एक फार्मूला याद किया होगा और देखा होगा, तो इसको रफ करते हैं यहां पर, और इसको इतना नोट कर लें, पुश करके नोट कर लें, क्योंकि पहले से ही रफ कर दिया है, आपको टाइम नहीं दिया, तो इसके लिए थोड़ी सी सॉरी। तो चलिए अब लिखते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होगा, डेल्टा TF बराबर होता है, डेल्टा TF बराबर होता है विलायक का हिमांक, अब यही इनटू मोलरता, मोलरता। तो विलायक का हिमांक यानी विलायक जल है और इसकी एक परमानेंट वैल्यू होती है। वैसे तो मोस्टली आपको पेपर में दी जाएगी, यहां पर होगी 1.86 इंटू 1.86 मोल केल्विन मोल प्रति लीटर, क्या होगी, मोल प्रति लीटर। तो लीटर प्रति मोल, यहां पर होगी केल्विन लीटर प्रति मोल, ये होती है इसकी शुद्ध जल की वैल्यू। और ये आपको रट लेनी होगी कि शुद्ध विलायक अगर जल है तो उसका हिमांक अवनमन कितना होगा, 1.86 केल्विन लीटर प्रति मोल। तो रखते हैं विलायक का हिमांक 1.86 और मोलरता कितनी आई है 1.2। तो टोटल इसका मल्टीपल कर लेंगे, 1.86 में 1.2 का मल्टीपल करेंगे, तो यहां पर क्या सबसे पहले 1.2 है, तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकन 2 1 3, 1 का करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 6 8 और 1। अब हम इसको टोटल जोड़ लेते हैं, इसको रब कर देते हैं और ऐसे ही क्रम में उतार लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 7 6 13 और यहाँ पर 8 3 11 1 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 2.2। आगे वाले 2 अंक ना लिखें तो डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन आएगा आपका 2.2 केल्विन। ये पहला आंसर आपके सामने आ गया, हिमांक में अवनमन। अब दूसरा आंसर क्या कह रहा है, इसको हम रब करते हैं कि 2.2 केल्विन तक इसमें हिमांक में कमी आई है। अब वो कह रहा है कि हिमांक की गणना कीजिए। आप जानते हैं हिमांक शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो इक्वल होता है यहां पर अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इक्वल होता है 273.15 केल्विन के बराबर। डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू किसके बराबर होती है 273.15 केल्विन। ये हिमांक था, इतनी कमी हो गई तो कुल हिमांक तो लिखेंगे बराबर जल का हिमांक माइनस डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन। तो कितना है 273.15 केल्विन में से 2.2 केल्विन को हमें घटाना है। तो घटा देंगे, कितना बचेगा तो 0.15 तो ऐसे ही रहेगा,
तो 2 में से क्या चला जाएगा, यहाँ पर 2.15 है तो सही से घटा लेते हैं। कितना है 273.15 में हमें घटाना है 2.2 यानी कि 5 बचा। यहाँ पर 11 में से 2 गए तो 9 बचे हैं, पॉइंट की 0 लगाएंगे। और 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचा 2 में से 2 जाएगा 0 तो 270.95 अपने आंसर सीट में मैच कीजिए। 270.95 आंसर दूसरा होगा। पहला आंसर आपको ये दिया गया होगा और दूसरा आंसर ये दिया गया। तो इस प्रकार से लगाते हैं हिमांक में अवनमन के क्वेश्चन। अगर वैल्यू में डेल्टा टीएफ या केएफ ना दिया जाए तो हमें मोलरता की गणना कर लेनी होती है। और मोलरता में जिस जल, अगर यहाँ पर जल का जो हिमांक अवनमन है स्थिरांक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है, वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जल का परमानेंट होता है। ये आपको याद करना होगा, इस बात को याद कर लीजिए, अपने माथे में बिठा लीजिए कि जल का जो हिमांक अवनमन होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 273.15 केल्विन के बराबर होती है। ये बातें आपको याद करनी होगी। तो चलिए रब करते हैं, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको नोट कर लें इस प्रकार से और अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर लें और तैयारी अच्छी से कर लें। कह रहा है अर्ध सेलों का विभांतर कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो हम एकल सेल यानी कि अर्ध सेल को एकल सेल बोलते हैं, उसका एकल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, उसका विभांतर अकेले ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक और इलेक्ट्रोड विभव की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। तो हम उसमें एक और जोड़ देते हैं। तो कैसे लिखें, तो यहां पर आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का खा में क्या है, अर्ध सेलों किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड यानी कि अर्ध सेल, इलेक्ट्रोड के आगे आप लिख सकते हैं अर्ध सेल, अर्ध सेल का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं जिसका विभव शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात यहां पर लिखेंगे अर्थात किसी धातु के इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोजन से अधिक, हाइड्रोजन के सापेक्ष, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष
इलेक्ट्रोड यदि ऑक्सीकृत होता है, क्या लिखा है, किसी भी एकल इलेक्ट्रोड यानी कि अर्ध शेल का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं जिसका विभव शून्य होता है, अर्थात किसी धातु का विभव ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष यदि इलेक्ट्रोड ऑक्सीकृत होता है यानी कि हाइड्रोजन उसका अपचायक हो और इलेक्ट्रोड जो धातु हो वो ऑक्सीकारक हो, धातु जो भी हो वो ऑक्सीकारक हो, तो उसका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़कर निम्न प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। ये लाइनें लिखनी होंगी आपको, क्या लिखा है, इतनी लाइन आपको लिखनी होगी। अर्ध शेल का विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं इसकी उपयोगिता भी बताइए। तो चलिए क्या लिखा है, किसी भी एकल इलेक्ट्रोड, ये आपको बोर्ड पर कुछ ज्यादा दिख रहा है, इतनी नहीं है, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो ये बहुत छोटी लाइन हो जाएगी। किसी भी एकल इलेक्ट्रोड यानी अर्ध शेल का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता, एकल कभी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, किया जा सकता है। एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं जिसका विभव शून्य होता है, अर्थात किसी धातु का विभव ज्ञात करने के लिए धातु इलेक्ट्रोड आप लिख सकते हो, धातु इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड यदि ऑक्सीकृत होता है, क्या होता है, यदि वो इलेक्ट्रोड जो धातु है वो ऑक्सीकृत हो जाए और हाइड्रोजन अपचयित हो जाए तो उसका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़कर निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसको नोटबुक पर नोट कर लीजिए और बताते हैं निम्न प्रकार कैसे ज्ञात कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक चित्र बनाना होगा, एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और इसको, काफी देर हो गई और आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको रब करते हैं और बनाते हैं दो चित्र। अब लिखते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मापन और जिंक का कुल इलेक्ट्रोड विभव होता है प्लस 0.76 वोल्ट। चलिए ज्ञात करते हैं। एक बॉक्स ऐसा बनाएंगे जिसमें हम जिंक की छड़ डालेंगे, ठीक है। दूसरा एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे हम जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डालेंगे। यहां पर आप जिंक की छड़ को डुबो देंगे और इस जिंक की छड़ में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर यानी कि बी, ये वोल्ट मीटर। और यहां पर आप हाइड्रोजन यानी कि प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके चारों ओर इस कंडीशन में आप लगाएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपने देखा है और हमने पढ़ाया है, आप विद्युत रासायनिक चैप्टर में जाकर इसको देख सकते हैं। इस तरफ से हम हाइड्रोजन गैस को डालते हैं और यहां पर बुलबुले उठते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्रबल अपचायक होता है और ये छड़ है जिंक की, किसकी है, जिंक की। इसमें सॉल्यूशन भरा होता है ZnSO4 का, ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा होता है। ये एनोड का कार्य करता है, एनोड का, और ये करता है कैथोड।
अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नलिका लगाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रिज सेतु। इसको, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा इसके लिए, ब्रिज सेतु। और इसमें हम भर देते हैं पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट का लवण भर देते हैं। जैसे ही जिंक गलता है तो Zn+2 आयन इसकी ओर गमन करते हैं और हाइड्रोजन आयन के जो बुलबुले होते हैं वो इस ओर गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा इस ओर होती है तो विद्युत धारा इस ओर होती है। विद्युत धारा इस दिशा में, विपरीत दिशा में बह रही होती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जिंक एनोड अभिक्रिया एनोड अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn+2 बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और ये कैसी है? ऑक्सीकरण। हमने बताया अगर हाइड्रोजन के प्रति ऑक्सीकरण कोई धातु हो रही तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाकर हम उसका ज्ञात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव, वरना हमें जरूरत होती है व्हीटस्टोन सेतु की। अब एक कैथोड पर, क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड अभिक्रिया कैथोड पर जो हाइड्रोजन इसमें जा रही है वो ब्लैक प्लेटिनम बना रही है हाइड्रोजन आयन, और 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर हाइड्रोजन आयन ले लेता है तो ये अपचयन करके H2 गैस बनाता है, और ये होती है अपचयन अभिक्रिया। अब हम निकालते हैं विभव। हम जानते हैं कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? इतना। तो सेल विभव, अब सेल अभिक्रिया में लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? Zn+2 और एक सेल, ये हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण विभव। और ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस H2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया ऑक्सीकरण विभव। हमने बताया था कि हमें एक विभव को शून्य मानना, इसको हमें, जो हम एक एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, हमें ज्ञात करना है जिंक का विभव। तो हम लिखते हैं, एक फार्मूला होता है E0 सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। अब हमें कैथोड ई सेल का ज्ञात करना, हमें एनोड यानी जिंक का है, जिसका एनोड अभिक्रिया क्या हो रही है? जिंक की हो रही है, और जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना है? 0.76 वोल्ट। तो हम यहां लिखेंगे ई सेल बराबर, ये कैथोड का विभव हो जाएगा 0 और माइनस एनोड का विभव कितना है? प्लस 0.76 वोल्ट हो गया। अब इसको हम निकालेंगे तो कुल विभव निकलेगा ई सेल बराबर -76, 0.76 वोल्ट। ये लीजिए, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रोड, किसी का भी हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो। देखिए, सबसे पहली हमने बात बताई आपको कि किसी भी सेल का एकल इलेक्ट्रोड हो, कोई भी आपके घर में बैटरी लगी हो तो उसका एकल इलेक्ट्रोड विभव आप कभी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक एकल इलेक्ट्रोड विभव और चाहिए। उस इलेक्ट्रोड विभव को ऐसा रखते हैं कि वो अपचायक हो। कैसा हो? उसमें अपचयन क्रिया हो रही हो, और जिसका ज्ञात करना वो उसके सापेक्ष ऑक्सीकृत हो, यानी कि उस पर एनोड क्रिया हो रही हो। वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तभी वो अपचयित होकर उड़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसका हम इस कंडीशन में इसका विभव जो इसमें विद्युत धारा बनती है उसको हम मान लेते हैं 0 हो रही। तो एनोड पर अपक्रिया जिंक की हुई, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन आयन जो बन रहे हैं विद्युत धारा के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर अपचयित हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाती। ये होती है क्रिया। हम जानते हैं कि Zn+2 का क्या होता है? 0.76 वोल्ट होता है, और इसका होता है विभव 0। जब हम इसको मेन फार्मूला इस पर रखते हैं ई कैथोड नॉट ई एनोड, तो कैथोड हमेशा 0 होता है, तो ये माइनस का निशान इससे मल्टीपल कर देंगे तो ई सेल यानी कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया आपके सामने? 0.76 वोल्ट आ गया है। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संचालक बैटरियां किसे कहते हैं? एक संचालक बैटरी की कार्यविधि समझाइए और इसकी उपयोगिता बताइए। देखिए, सन
20 का जो कोविड-19 है, कोविड-19 के चक्कर में ये जो बैटरियां हैं, संचालक बैटरियां, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल, इनको हटा दिया गया। इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम बता देते हैं कि घर में जो बैटरियां बनती हैं, जो घर में आपके इन्वर्टर बैटरी लगी होती है, उसी को हम सीसा संचालक बैटरी कहते हैं। उसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। उनका उपयोग होता है घरों में, मोटर वाहनों में, इन्वर्टर में, तमाम दैनिक ऐसे कार्य होते हैं जिनमें उपयोग किया जाता है बैटरियों का। और हमें जो घरे में बैटरी होती, सीसा संचालक बैटरी, उसका स्ट्रक्चर बनाकर इसकी उपयोगिता समझानी थी, लेकिन यह क्वेश्चन आपका हटा दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बेकारा का टेंशन नहीं लेते हैं, बैटरियां बिल्कुल हटा दी गई हैं। यह आप अपने जो यूपी बोर्ड ने या किसी बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड, जिसने भी ये सिलेबस प्रोवाइड कराया है रिड्यूस वाला, उसमें ये देख लेंगे कि ये टॉपिक हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए कैसा लगा हमें वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा हमें सोल्व करने का तरीका। ऐसे ही अच्छे अच्छे शब्दों में आप लिख के लाएंगे। अगर हमारी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सर थोड़ा स्पीड में कम लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। सिर्फ केवल एक प्रश्न बचा है, एक सेट का बस 3 या 4 वीडियो बनते हैं, एक प्रैक्टिस सेट आपका फिनिश हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा है, ये वीडियो में लाइक करके और कमेंट करके हमें बताएं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले, यानी कि घंटे को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।